एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट के पार्ट 3 में से सेक्शन नंबर 17, जो कि हमें ये बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। सो इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रायर कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। कि सबसे पहले प्रॉपर्टी जो है भाई किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी ऐसी जगह पे सिचुएट होनी चाहिए जहाँ पे ये सारे एक्ट्स एप्लीकेबल हो। साथ ही साथ वो जो डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हैं वो एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। कब? ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ऑल दीज एक्ट्स। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसी सेक्शन में कुछ लिस्ट दी गई है प्रॉपर्टीज़ की, डॉक्यूमेंट्स की, जिसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है आपने गिफ्ट देना है किसी थर्ड पर्सन को, बी को, तो उस केस में उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, गिफ्ट की प्रोविज़न देख लेते हैं। टीपीए में अंडर सेक्शन 122 में बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मतलब इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि वॉलंटरली हो, साथ के साथ बिना किसी कंसिडरेशन के, पर उसमें एक्सेप्टेंस बाय डोनी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या इफ़ेक्ट है अगर डोनी जो है एक्सेप्टेंस देने से पहले ही उसकी डेथ हो जाए, तो हम इसे गिफ्ट ही नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ डोनी इज़ वन ऑफ द एसेंशियल विच इज़ मेंशन्ड अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो अब हम देखते हैं सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है कि अगर आपने किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड बनानी है या फिर गिफ्ट देना हो तो फिर ट्रांसफ़र जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए, साइंड बाय डोनर होना चाहिए, साथ ही साथ अटेस्टेड बाय 2 विटनेस। तो अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र कब इफेक्टेड होगा। व्हेन ट्रांसफ़र विल बी इफेक्टेड, जब रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट पे जो है साइन हो जाए पार्टीज़ के साथ आरओ मतलब रजिस्टरिंग ऑफिसर के, और उस डीड की डिलीवरी हो दोनों पार्टीज़ को, और साथ के साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है गिफ्ट इफेक्टेड माना जाएगा। तो अब हम एक केस देखते हैं, नंद किशोर वर्सेस सूरज प्रकाश 1898 इलाहाबाद का केस है ये, जहाँ पे ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट है अगर जो है आफ्टर द डेथ ऑफ डोनर बट एक्सेप्टेंस बाय डोनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर। मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने जो है गिफ्ट दिया बी को, एंड बी ने ए की लाइफ टाइम में ही उस अपनी एक्सेप्टेंस बता दी थी ए को कि हाँ मैं आपका गिफ्ट ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ए डाइज, तो इसमें क्या है गिफ्ट जो है वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए को अच्छी तरह से पता थी, की गई थी बाय द बी। तो अब एक स्टेटमेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन कि अ गिफ्ट मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन मेकिंग इट रेवोकेबल, बट अ गिफ्ट रेवोकेबल एट द विल ऑफ डोनर इज वॉइड। किसी भी गिफ्ट को रिवोक करने के लिए हम एक कंडीशन ज़रूर रख सकते हैं, पर उस गिफ्ट को रिवोक करना जस्ट बाय द विल ऑफ डोनर इज वॉइड। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दिया डोनी को। ठीक है, डोनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, पर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ए रिफ्यूजेस। तो अब क्या होगा? नो इफेक्ट, उसकी रिफ्यूज़ल का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए हैज़ डन एवरीथिंग इन हैंड बिकॉज he also gives the possession as well as the acceptance has also been made by the donee. So just because उसने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मना कर दिया, it is not sole ground for making the revocation of gift. So अब हम देखते हैं मुस्लिम लॉ में कुछ कंसेप्ट, जैसे कि हिबा बिल इवाज। इसमें क्या है? एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन कोई मैटर नहीं करती,
मतलब चाहे आपने 50 रुपये का गिफ्ट दिया हो, चाहे 50 लाख का गिफ्ट दिया हो, इट डजेंट मैटर। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी ज़रूरी नहीं है, पर इट शैल बी ऑन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय डोनी। यहाँ पे कंसिडरेशन होनी ज़रूरी है, जैसे कि आई हैव गिवन यू माई प्लॉट इन कंसिडरेशन ऑफ योर पेमेंट टू मी ऑफ 1000 रुपीज़। सो अब हम देखते हैं मोहम्मदन गिफ्ट की प्रोविज़न। अब भाई सेक्शन 122, 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सीधा सीधा कहता है कि इस सेक्शन का जो है कोई भी इफेक्ट नहीं होगा ऑन मोहम्मदन गिफ्ट। पर इसके क्या इसेंशियल्स हैं एज पर मुस्लिम लॉ? डिक्लेरेशन होनी चाहिए ऑफ गिफ्ट बाय डोनर, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए डोनी के द्वारा, साथ के साथ डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए टू द डोनी। अब ये सवाल उठता है कि क्या एक मोहम्मदन गिफ्ट को एज एन एविडेंस हम कोर्ट में जुडिशियल प्रोसीडिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, चाहे वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो इसमें नसीब अली वर्सेस मुंशी में कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इट इज़ नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इवन इट इज़ रजिस्टर्ड। क्यों? क्योंकि TPA हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज इट एट ऑल। सो इसे एविडेंस में क्या इसकी एडमिसिबिलिटी है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो सेकंड हम देखते हैं लिस्ट में जो सेकंड नंबर है वो है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट परपोर्टिंग और क्रिएट टाइटल, इंटरेस्ट, राइट ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो इसके कुछ इसेंशियल्स हैं। सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट जो है वो नॉन टेस्टामेंट्री होना चाहिए, गैर वसीयतनामा होना चाहिए। सेकंड, डॉक्यूमेंट जो है इट मस्ट प्रपोर्ट और ऑपरेट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन एज वेल एज लिमिटिंग एंड एक्सटिंक्शन, चाहे वो प्रेजेंट में हो चाहे वो हो फ्यूचर में, किसी भी तरह के राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, चाहे वो वेस्टेड हो चाहे वो कंटिंजेंट हो, पर वो होना किस में चाहिए? इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसकी वैल्यू 100 या 100 रुपये से ज़्यादा हो। सो अब हम एक एक करके इन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले ऑपरेट और प्रपोर्ट, इसका मतलब क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट की इमीडिएट इंटेंशन होनी चाहिए कि वो या तो डिक्लेयर करे या क्रिएट करे या फिर कुछ भी जो और सारी चीज़ें हमने देखी है, क्रिएशन, डिक्लेरेशन, लिमिटिंग, एक्सटिंक्शन, किसी भी तरह के राइट, टाइटल या फिर इंटरेस्ट ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी साफ साफ उसमें लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ ये ना हो कि हम ये कहें कि इस डॉक्यूमेंट का अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि हाँ हम ये प्रिज्यूम कर लें, या फिर इसका कोलेटरल इफेक्ट ये होगा। नहीं, उसकी इमीडिएट इंटेंशन होनी ज़रूरी है। क्रिएट का मतलब देख लेते हैं। क्रिएट मीन्स टू प्रोड्यूस, टू कॉज इट एग्जिस्ट, मतलब कि जहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट, टाइटल या इंटरेस्ट ओरिजिनेट हुआ हो। ठीक है, जैसे कि इन द केस ऑफ ननी बाई वर्सेस गीता बाई में बताया गया पार्टीशन के रिलेटिंग। पार्टीशन हुई थी मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग। दया भागा एंड मिताक्षरा जो है वो 2 स्कूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है पार्टीशन हुई ओरली, पर उसको जो है रिटन में लिख लिया गया ताकि कि हम इसे इन फ्यूचर एज अ एविडेंस यूज़ कर सकें। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट होगा एज अ डिक्लेयरिंग द टाइटल ऑफ कोपासनर। भाई हर एक कोपासनर को जो है इतना टाइटल या फिर इतना शेयर जो है उस प्रॉपर्टी में, कोपासनरी प्रॉपर्टी में रिजर्व है। ठीक है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। डिक्लेयर देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताई गई है, कॉम्प्रोमाइज स्पीक्स फॉर प्रेजेंट एंड नॉट फॉर एनी पास्ट राइट। उस कॉम्प्रोमाइज़ की वर्डिंग से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, कोई भी पुराने राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, एग्रीमेंट दैट P हैज़ बीन गिवन 1/3 शेयर, तो इसे हम डिक्लेरेशन कहेंगे, जिसमें P का राइट जो कि 1/3 शेयर है उसको डिक्लेयर किया गया है बाय द पार्टीज। तो अब हम देखते हैं फैमिली अरेंजमेंट में
इसकी एक एग्जांपल, फैमिली अरेंजमेंट, जब ये ओरल हो, ओरली फैमिली मेंबर्स में हो, तो फिर अगर तो इसे सिर्फ और सिर्फ एज ए रिकॉर्ड हमने लिखा हो कि हम क्या करेंगे, इसके साथ हम कौन कौन सी कंडीशंस पे जो है एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर अगर हमारी ये इंटेंशन है कि इसे हमने एविडेंस के तौर पे किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं यूज़ करना, तो फिर ओरल इज़ सफिशेंट। पर कब इसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है? जब ये राइटिंग में हो और साथ के साथ पार्टीज की इंटेंशन हो टू यूज़ इट एज एन एविडेंस। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू कंपनसेशन पेड बाय गवर्नमेंट ऑन एक्वायरिंग लैंड नॉट रिगार्डेड एज राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सो देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर इट। सो बेसिकली अगर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने जो है कंपनसेशन देनी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, और वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी लैंड को एक्वायर करने का, इससे जो है वो उस पर्सन का ना ही कोई राइट या फिर टाइटल या फिर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ना ही कुछ डिक्लेयर हो रहा है, ना ही लिमिट हो रहा है उसका, ना ही एक्सटिंक्शन हो रहा है। सो देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर इट। कॉम्प्रोमाइज़ में देख लेते हैं एक एग्जांपल। कॉम्प्रोमाइज़ में अगर तो पार्टीज की इंटेंशन है कि हम इसे यूज़ करें एज एन एविडेंस इन कोर्ट प्रोसीडिंग, तो फिर वो रजिस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इफ़ कॉम्प्रोमाइज़ इटसेल्फ डिक्लेयर द टाइटल ऑफ पार्टीज एंड इट इज़ ऑल्सो इन राइटिंग, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अगर जो है कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी में इनका ये हिस्सा था, ठीक है, एंड एग्री टू एक्नॉलेज द पार्टीज, और हम उन पर्सन्स का जिनका हिस्सा था उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं इन टाइटल बाय कॉम्प्रोमाइज़, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई भी राइट, टाइटल या फिर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जिनका पहले यहाँ पे टाइटल था, जिनका पहले यहाँ पे राइट था, हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो इट देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर इट एट ऑल। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर लेते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नॉट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल, बट पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजेज डोनी to recover the rent of immovable property by donor for donors benefit, तो इसे हम असाइनमेंट कहेंगे। मान लो आपने जो है गिफ्ट दिया डोनी को, ठीक है, बी पर्सन को, और आप बी को ये कह रहे हैं कि जो प्रेमिसेस का आपने गिफ्ट दिया है उसका वो रेंट भी रिसीव करे। एक तो पोजेशन दे दिया, साथ के साथ उसका रेंट भी रिसीव करे। सो इन दैट केस वो जो रेंट रिसीव होगा डोनी को, मतलब बी को, तो वो बी अपने ही बेनिफिट के लिए यूज़ कर ले। इसका मतलब आप यहाँ पे असाइनमेंट कर रहे हो अपने राइट की, राइट टू रिसीव रेंट आप असाइन कर रहे हो बी को। सो इन दैट केस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी जहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सो बाकी के पॉइंट्स जो है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।